तो मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि उनको अगर आपको डिस्क्राइब करना हो योगी आदित्यनाथ जी को कम शब्दों में, तो आप कैसे उनको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से वो एक बड़ा निश्चल मन है, और निश्चल मन को ये पता है कि शस्त्र और शास्त्र साथ में चलेंगे, तो उनको शास्त्र की बुद्धि भी है और शस्त्र पकड़ने का हिम्मत और करेज भी है, और वही उनके शासन में दिखता भी है। उनको जब उनके सामने बजटरी पेपर की फाइल आती है तो उसे भी उतनी उससे पढ़ते हैं, जो कुंभ की फाइल आती है उसको भी उतने ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको वैदिक नॉलेज भी कुंभ कैसे कंडक्ट होगा वो भी है, अयोध्या का मंदिर कैसे बनेगा, कि अगर नागर शैली में बनाया तो वो आर्किटेक्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी नागर शैली की जानकारी है। और जब वो काशी का मंदिर बनता है तो उसमें वो सीधे इंटरवीन कर पाते हैं, और जब उसका बजटरी एलोकेशन होता है, जब उसके कोर्ट केस डालते हैं तो उसको भी हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो मिश्रण है आधुनिकता का और प्राचीनता का, वो मिश्रण योगी आदित्यनाथ है। और मेरे ख्याल से हम लोग तो सौभाग्यवान है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, मैं तो नरेंद्र मोदी को एक साधु ही मानता हूँ, वो नॉन साधु के वेश में साधु है। करेक्ट। तो इस तरह के लोग जो इतनी बड़ी तपस्या से आए, देखिए इस तरह का जीवन एक तपस्या का जीवन है, एक सारी चीजों को छोड़ने का जीवन है। हमें पता ही नहीं, मेरे ख्याल से इनको भी हम कहीं ना कहीं एक रामायण के लेसन से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए राम का जीवन जो राम जो निखरे वो उस 14 साल की तपस्या के बाद निकले। शायद वो अगर वनवास ना होता तो वो तप नहीं पाते तो निखर नहीं पाते। तो इन्होंने जो अपने आप को तपाया है, नरेंद्र मोदी ने, मैं थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्स कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कह 20 साल संगठन में काम करा, संघ में काम करा, फिर पार्टी में काम करा, फिर आके मुख्यमंत्री बने, और फिर 3 बार मुख्यमंत्री ने, तब जाके प्रधानमंत्री बने। तो आज उनके 70 साल के जीवन में उनका 50 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है, तब उस कन्विक्शन से काम कर पाते हैं। योगी आदित्यनाथ 20 साल संसद में रहे, उसके पहले 5 साल और 20-25 साल उन्होंने मठ चलाया, अब वो उस जानकारी के साथ अब 5-6 साल काम कर पा रहे हैं। मैं किसी और नेता को देखता हूँ, मैं किसी की यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूँ, देखिए वो तो वीकेंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी थोड़ा सा हुआ, कुछ एक मुद्दा उठा दिया धीरे से, फिर कहीं घूमने चले गए, कभी पब में चले गए, कभी बार में चले गए। जो यूपी वाले या बिहार वाले नेता हैं वो अपने दिल्ली के घरों में आके रहने लगे। ऐसे नहीं नेतागिरी होती है। वो तो अपोजिशन भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मतलब ऑल दिस पीपल आर जस्ट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स वर्सेस 24/7 पॉलिटिशियंस लाइक नरेंद्र मोदी, लाइक योगी आदित्यनाथ, लाइक अमित शाह। तो उनका तो मुकाबला ही करना मुश्किल है। आप 24 घंटे की राजनीति को 24 घंटे से मैच तो करिए। आप यू आर जस्ट फ्लर्टिंग विद पॉलिटिक्स, थोड़ा इधर कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया, एक जुमला मार दिया, थोड़ा ट्विटर पे कर दिया, थोड़ा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक आध रैली कर दी, कभी किसी ने ज्यादा कहा तो भारत जोड़ो भारत तोड़ो कुछ शुरू कर दिया। उससे आप मैच नहीं कर पाएंगे ना, आपकी समझ ही नहीं है। देखिए समवन लाइक योगी आदित्यनाथ, समवन लाइक नरेंद्र मोदी लिव्ड इन, उन्होंने इतनी तरह के लोग देखे हैं। जब योगी आदित्यनाथ रोज 300 लोगों से मिलते होंगे पिछले 20 साल से, उन्होंने हर तरह की समस्याएं देखी है। जब नरेंद्र मोदी प्रवास करते होंगे संघ के कार्यकर्ता की तरह, तो कभी कभी अलग अलग तरह के घरों में रहे हैं। वो किसान के घर में भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले के घर में रहे हैं, एक इंडस्ट्रीज के घर में भी रहे हैं, गरीब के घर में भी रहे हैं। तो उनको समाज में हो क्या रहा है, उनको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है कि भाई वो समाज, किसान क्या होता है, गन्ना कैसे उगता है, गेहूं कैसे उगती है, उसमें दिक्कतें क्या होती है, बिकती क्या है, मंडी क्या है। नहीं, वो खुद नीचे से उतर आए, तो उन्होंने देखा है सब कुछ, अपनी आंखों से देखा, उनको पता है, तभी उनकी पॉलिसी में नजर आता है कि उनकी पॉलिसी कैसे प्रो पॉलिसी और कैसे एफिशिएंट है। अब पहले राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया निकलेगा तो 15 पैसे पहुंचेगा, अभी डीबीटी होता है 1 रुपया निकलता है तो 1 रुपया पहुंचता है। तो ये जो मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है, इसको मैंने अपने काम में, अपनी किताबों में दिखाना चाहा है। हमारी डिस्कशन हो रही है और मैंने देखा भी आपने एक बुक पब्लिश करी थी, लिखी थी, भारतीय जनता पार्टी जी, मैं निकालता भी हूँ किताब एंड फ्यूचर। जी, मेरी सबसे ज्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड किताब है वो। काफी मोटी किताब है वो। और कई कॉलेजों में रेफरेंस की तरह इस्तेमाल होती है। इंडोनेशिया के कॉलेज ने इस्तेमाल करना शुरू करा अपने पॉलिटिकल साइंस विभाग में, और ये कई भाषाओं में आ चुकी है, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, मराठी में। बल्कि मेरा सौभाग्य है मराठी में देवेंद्र फडणवीस जी और विनय सहस्रबुद्धे जी ने इसके लिए फॉरवर्ड दिया, तमिल में के नमलाई ने इसके लिए फॉरवर्ड दिया। तो ये काफी चर्चित किताब है, और इसमें भाजपा के इतिहास को, भाजपा नहीं, भाजपा के पहले से मैंने इंगित करा है कि भाजपा का पहले रूप क्या था, भारतीय जनसंघ। उसके पहले उसके लोग कहाँ से आए, हिंदू महासभा से। उसके लोग कहाँ से आए, आर्य समाज से। तो ऑलमोस्ट 1857 की जो हमारी लड़ाई थी, वहां से लेकर आज तक 2019 में जो शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, उस पूरी भाजपा को, उस पूरे भाजपा भी नहीं कहूंगा, उसके पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन को मैंने कवर किया इसमें। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का एक दूसरा टेक है। अगर आप पिछले 100-150 साल की एक दक्षिणवादी, एक नेशनलिस्टिक, प्रो नेशनलिस्टिक हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। अबाउट बीजेपी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स, क्योंकि 1980 से पहले तो बीजेपी नहीं थी ना। करेक्ट। 1955 से पहले तो भारतीय जनसंघ भी नहीं था ना। उसके पहले हिंदू महासभा थी, उसके समय आर्य समाज था। तो 1857 से लेकर अगर आपको भारत में क्या क्या हुआ, कांग्रेस क्या कर रही थी, भाजपा या भाजपा जैसी विचारधारा, भाजपा तो नाम से नहीं थी, लेकिन वो विचारधारा के लोग क्या कर रहे थे, वो सारी हिस्ट्री आपको
इस किताब में मिलेगी। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं बीजेपी के? देखिए, अगर बीजेपी जिस तरह से आज ऑपरेट कर रही है, मैं हाँ बिल्कुल का सपोर्टर हूँ, लेकिन वो अगर पदभ्रष्ट होती है शायद मैं सपोर्टर नहीं रहूंगा, लेकिन उसके पदभ्रष्ट होने की संभावना बहुत कम है। मैं इसलिए संभावना इसलिए कहता हूँ, इस समय पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और प्राइम पे है नरेंद्र मोदी, उसके पहले थे अमित शाह, उसके पहले थे राजनाथ सिंह, उसके पहले थे नितिन गडकरी, उसके पहले थे वेंकैया नायडू। इनमें से अगर मैं 5-6 नाम लूं, जो मैंने 6 नाम लिए, इसमें से कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का भतीजी नहीं, कोई किसी को कोई किसी जान पहचान में नहीं, किसी रिलेशन में नहीं है। हाँ। तो ये लोग क्यों है वहां पे? केवल अपनी मेरिट की वजह से, अपनी मेरिट की वजह से, जो हम कॉर्पोरेट में भी करते हैं। कॉर्पोरेट किस में चलता है? मेरिटोक्रेसी पे चलता है, ना कि सेकंड नेम पे चलता है, राइट? तो अगर भारतीय जनता पार्टी मेरिटोक्रेसी को इस तरह से चलाती रही, और जो मुझे दिख भी रहा है, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, उन्होंने पुराने नेताओं को, नए लोगों को जिनका काम अच्छा है उनको दिया। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ को दिया, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को दिया, आसाम में हेमंत बिस्वा को दिया, वहां पे तमिलनाडु में एक नए लड़के को बुला के के नमलाई जो आईपीएस ऑफिसर था उसको पार्टी अध्यक्ष बना दिया। तो नए मतलब जहां पे मेरिट है, अच्छा आदमी लाओ, जो हम कॉर्पोरेट में खोजते हैं ना, कॉर्पोरेट में टैलेंट हंटिंग इंपॉर्टेंट चीज है। वर्सेस हमारे कांग्रेस में क्या है, एक वो हम गेम खेलते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो 3 नाम है मेरे पास, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं इसी पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलता रहूं, और जहां पे मेरी उंगली रुक जाए उसको बना दूंगा। अब इन्होंने ड्रामे के लिए खड़गे जी को बना दिया, लेकिन आपको सबको पता है पार्टी कौन चला रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसे खड़गे जी क्यों नहीं चला रहे भाई? उसे राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी तो एक सांसद है ना, वो क्यों चला रहे? सबको पता है पार्टी का डिफेक्टो हेड कौन है। तो अब ऊपर से शुरू कर दीजिए। आप कहीं पे मुफ्ती मिलेगा, कहीं पे अब्दुल्लाज मिलेंगे, कहीं पे यादव मिलेंगे, यूपी में कहीं पे स्टालिन की फैमिली मिलेगी। तो आपको एक फैमिली पॉलिटिक्स है, केवल ये है जो मेरिटोक्रेसी में काम कर रहा है। इसलिए मैं भाजपा का सपोर्टर हूं कि वो भारत के कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं, भारत में गवर्नेंस को साथ लेके चल रहे हैं, और मेरिटोक्रेसी पे काम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से वो चलते रहे, तो मैं और मेरे जैसे करोड़ों जैसे लोग वो भाजपा के सपोर्टर रहेंगे, मुझे लगता है। अब जैसे 2024 में इलेक्शंस दोबारा से आ रहे हैं जी, और हम सब उम्मीद यही करते हैं कि शायद बीजेपी ही जीतेंगे जी। बट जो इसके बाद के चुनाव होंगे, मतलब मैंने ऐसे सुना है कई लोगों से, तो अगेन यू नो आई एम टचिंग बेस ऑन योगी आदित्यनाथ जी। तो आपको लगता है कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर भी हैं आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से वो अभी बड़ा फारफेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी कि उनकी एज कभी डिस्कशन ही नहीं आई। नरेंद्र मोदी एज इज नॉट इवन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बिकॉज एज क्या होती है आपके कंडक्ट से पता लगती है ना, कि आप सो रहे हैं, आप थके हुए हैं, आप मरे हुए हैं। मतलब एक 25-30 साल के युवा को कॉम्प्लेक्स देते हैं वो, जिस तरह से वो रहते हैं, ग्रूम्ड रहते हैं, बात करते हैं, जोश में रहते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है कि वो विदेश की 7-10 दिन की यात्रा से आते हैं, शाम को आके एक मीटिंग लेते हैं, सुबह से फिर एक्टिव हो जाते हैं। करेक्ट। हम लोग एक थोड़ी सी यात्रा से आते हैं, आप बहुत लंबा यात्रा, सो लें, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो वो तो एक 25 साल के युवा को कॉम्पिटिशन देते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो उसकी तरह है, सचिन तेंदुलकर की तरह। सचिन तेंदुलकर भी डिसाइड व्हेन ही वांट्स टू रिटायर, है ना, कोई तुमसे बीसीसीआई नहीं बताएगा। तो जब वो रिटायर होंगे तब वो रिटायर होंगे, है ना। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में, जो 9-9.5 साल है, उन्होंने एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए। अब उस समय पे जब भी, जैसे मैं पोस्ट मोदी एरा कहता हूं, उस समय वो कौन सा लीडर रेलेवेंट होगा, कौन सा इलेक्टोरल रेडी होगा, वो देखा जाएगा। उसमें पूरी सीरीज है, उसमें अमित शाह है, उसमें योगी आदित्यनाथ है, उसमें अन्नामलाई है, उसमें हेमंत बिस्वा है, उसमें स्मृति ईरानी है, उसमें देवेंद्र फडणवीस है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मैं इन नामों को क्यों कह रहा हूँ खासकर, क्योंकि ये सारे नाम यंग भी हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में 50-55 यंग माना जाता है, क्योंकि तभी तक आप प्राइम करते हैं अपना ना। मैंने आपको विश्व के जितने बड़े लीडर हैं वो भी सब ओल्ड लीडर्स हैं, और भाजपा की एक अपनी इंटरनल लिमिट भी 75 की है। तो जो 50-55 का भी है, उसमें कम से कम 20 साल की राजनीति बची है उसके पास, कम से कम ना। तो ये जो मैंने सारे नाम लिए, अमित शाह मेरे ख्याल से 55-56 के हैं, देवेंद्र फडणवीस भी 52-53 के हैं, स्मृति ईरानी और कम है, योगी आदित्यनाथ 51 साल के हैं, बिस्वा भी वो उम्र के, अन्नामलाई तो और यंग है। तो ऐसा लगता है कि एक लीडरशिप की चेन तैयार हो चुकी है। और आपको ये भी देखना होता है कि इलेक्टोरली रेलेवेंट कौन। जैसे हमें पता था कि आडवाणी जी बुरे नहीं है, लेकिन आडवाणी जी इलेक्टोरली रेलेवेंट नहीं रहे। 2009 में तो नहीं रहे, और 2014 आते इसलिए जो पूरा संघ परिवार है भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आगे किया। अब उस समय तक कौन इन सब जो नाम लिए मैंने, या कोई नया नाम भी आ जाए, हमें नए चीफ मिनिस्टर दिखे 3, उनमें से कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे। लेकिन अच्छी बात है जो परफॉर्म कर दे, है ना, और एज उसकी साइड में हो कि वो और लंबी राजनीति कर पाए। तो मैं कहता हूं इन 2 घटकों के साथ जब भी पोस्ट मोदी आ रहा आएगा, और वो जल्दी ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो जब भी पोस्ट, और तब तक ये लोग ट्रेन भी हो रहे हैं ना,
अपने अमित शाह जी ट्रेन हो रहे हैं अपना, और वो चीजें सीख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ट्रेन हो रहे हैं, हेमंत बिस्वा ट्रेन हो रहे हैं। और ऐसे नहीं कि भाई इसलिए आ जाए क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है, इसलिए वो अमित शाह है क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, क्योंकि वो यूपी से आते हैं, इसलिए ना हो, क्योंकि वो काबिल हैं, क्योंकि अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से संभाला है। उन्होंने देखा है कि 370 कैसे लागू हो, 370 का हटना कैसे लागू हो, उन्होंने देखा है कि बाकी चीजें कैसे देश में सुदृढ़ बने। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश चलाया है, हेमंत बिस्वा ने प्रदेश चलाया है, अन्नामलाई एक इतनी डीएमके जैसी एक बिल्कुल जो सरकार है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सारे जब लोग ट्रेन होके बिल्कुल घिस घिस के ऊपर पहुंचेंगे तो अपने आप एक बार से नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ना, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन इन सब लोगों को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ओके, अब मेरे को आप थोड़ा अपने मतलब फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। एक तो आपकी बुक लॉन्च हो गई है जी, और मेरे ख्याल से अभी जनवरी में तो आप उसी में ही बिजी रहेंगे जो राम मंदिर आ रहा है। बट उसके बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? आप कुछ और नया कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ और क्या करना चाहते हैं? देखिए अभी मैं किताब लिख रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं सितंबर से नवंबर तक ऑक्सफोर्ड में था, यूके का बड़ा फेमस कॉलेज है विश्व का, उसमें मैं एक फेलोशिप में था, गुरुकुल फेलोशिप में। और मेरा रिसर्च का टॉपिक था यूसेज ऑफ ग्राफिक नॉवेल्स, मतलब कॉमिक्स फॉर पॉलिटिकल कमेंट्री। जैसे मैंने ये ग्राफिक नॉवल यूज करी है पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए, ऐसे और सीरियस पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए ग्राफिक नॉवल यूज हो सकते हैं क्या? तो मैं कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं किताब पे काम भी कर रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल पे क्या क्या हुआ, अब वो समय पे मैं लिख पाऊँ, मैं उस पर काम कर ही रहा हूँ, तो उस पर मैं काम करूंगा। और मैं रामायण की जो मेरी किताब है उसे और अडॉप्ट करूंगा। जैसे अभी मैंने लिखा है रामायण फॉर फैमिलीज, शायद मैं लिखना चाहूंगा रामायण फॉर एंटरप्रेन्योर्स, रामायण फॉर पॉलिटिशियंस, रामायण फॉर किड्स, उसके अलग अलग। फिर मैं शायद महाभारत पे मूव हो जाऊँ, शायद मैं फिर गीता पे मूव हो जाऊँ, महाभारत फॉर फैमिलीज, महाभारत फॉर एंटरप्रेन्योर्स, गीता फॉर फैमिलीज। तो लंबी विधा है भारतीय चीजों को ऊपर लाने की, उनको अच्छे से लिखने की और उनको प्रेजेंट करने की। तो मेरे आइडियाज तो प्लान है, अब मैं कितना जल्दी कितना देर से उनको लिख पाता हूँ देखने की बात। शांतनु जी, मेरे चैनल पे बहुत सारे फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं और उनको फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो आप मुझे बताएं, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं? देखिए मैं ऋषिकेश में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी योगा मेडिटेशन में उन्होंने मुझे एक तरह से डायरेक्ट करा। बहुत सारे स्वामियों, ऋषियों, गुरुओं से मिलता था मैं, तो उनका श्रेय, मेरे पिताजी अब इस धरती पे नहीं है लेकिन उनका श्रेय जाता है। और फिर मैंने काफी लंबे समय तक बाबा रामदेव के साथ काम किया जो बड़े योगा गुरु हैं। तो जो मेरी फिटनेस है वो योगा है, प्राणायाम है और ध्यान है। मेरे अपने गुरु हैं क्रिया योग के, जिनसे मैं क्रिया योग का ध्यान करता हूँ। तो योगा मतलब योगा की जो आसन विधा है उससे मैं अपने आप को फिट रहने की कोशिश, मतलब फिजिकली फिट रहने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरा काम है उसमें मानसिक संतुलन और मेंटली फिट रहने की और अपने दिमाग को अलर्ट रखने की बहुत जरूरत है। उसके लिए मेरी एक मेडिटेशन की विधा है जो मैं क्रिया योग की फॉलो करता हूँ, उससे मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। और जो तीसरी चीज है मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट। आप खाते क्या हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं। सबसे जरूरी वही है। मैं शाकाहारी हूँ, और लेकिन शाकाहारी होने से कुछ नहीं होता, शाकाहारी में भी बहुत गरिष्ठ खाना खा सकते हैं आप। तो कितना खाना है, कब खाना है। और मुझे लगता है कि आप अपने शरीर को क्लोजली वॉच करें तो आपको खुद समझ में आ जाता है। आपको शायद न्यूट्रिशनिस्ट की भी जरूरत नहीं होती कि क्या खाने से मुझे क्या होता है। अगर आपको मुझे पता है कि मुझे क्या खाने से क्या वो चीज बहुत अच्छी हो, आपके लिए अच्छी हो, लेकिन मेरे को नहीं जचती हो, तो मैंने अपने शरीर को भी शायद अध्ययन कर लिया है। मुझे पता है कि मैं रात को दही खाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, अगर मैं दिन में ये खाऊंगा तो क्या होगा। मैं अमाउंट थोड़ा भी, अगर मुझे 2 रोटी थोड़े चावल खाने तो मैं उतना ही खाऊंगा। मुझे सब्जियां ज्यादा खाने की रुचि है तो मैं सब्जियां ज्यादा खाऊंगा। तो मैं अपने तरह से, मुझे पता लग गया कि मुझे क्या खाने से क्या होता है। तो मैं अच्छा खाना, आसन और ध्यान, ये 3 चीजें रख के और मन पॉजिटिव रखो तो मेरे ख्याल से हम लोग सब फिट रहेंगे। और मेरे ख्याल से ध्येय होना बहुत जरूरी है। सुबह उठे तो होना चाहिए कि मैं क्यों उठ रहा हूँ सुबह, कि मैं 10 मिनट और क्यों ज्यादा ना सोऊं, कि मैं मेरे पास ये चैलेंज है, ये लाइफ में काम है। तो अगर वो भी आपको एक आपकी जीजी विशा जो होती है ना, आपको रहने की, कि भाई अब ये काम करना है मेरा, वो होने वाला है, तो आपके लाइफ में एक बड़ा टारगेट हो। भले आप ऑफिस जा रहे हो, लेकिन केवल ऑफिस जाने के लिए ऑफिस ना जाए कि ऑफिस में कुछ बड़ा क्रैक करने वाले हैं क्या, या ऑफ ऑफिस आप कुछ कर रहे हैं क्या, ऑफिस के बाद आप वीकेंड में कुछ बड़ा कर रहे हैं क्या। तो अगर आपकी लाइफ में एम हो तो मेरे ख्याल से वो भी आपको स्वस्थ रखता है। अच्छा, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक जी, और आप उनकी होम स्कूलिंग कर रहे हैं जी। तो ऐसा क्यों, मतलब मेजॉरिटी 99.99% जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आपने क्यों डिसाइड करा कि आप होम स्कूलिंग कराएंगे? देखिए, काफी थोड़ी लंबी चर्चा है और मेरा एक टेड टॉक है इसी पे, तो आपके दर्शक उस टेड टॉक को देख सकते हैं। होम स्कूलिंग फॉर माय सन, शांतनु, TEDx डालेंगे तो आ जाएगा। वो पूरे डिटेल एक्सेलराई में मैंने टेड टॉक दी थी कुछ सालों पहले। लेकिन अगर मैं छोटे में बताऊं तो मुझे लगा कि स्कूल एक तरह का बंधा हुआ करिकुलम है, वही 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस,
इंग्लिश, कभी सोशल साइंस, है ना, लैंग्वेजेस, मैथ साइंस, यही हम स्कूल में पढ़ते हैं। और बाकी चीजें जो मुझे लगता है काफी मजे की हैं उनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल देते हैं। स्पोर्ट्स क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर। म्यूजिक क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर। डिबेट क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर, राइट। लेकिन सबके जीवन में एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। आप सचिन तेंदुलकर से कहेंगे स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर, आपको मार को भेज देगा। आप लता मंगेशकर जी के या ऐसे किसी बड़े आदमी से पूछें कि भाई सिंगिंग तो एक्स्ट्रा करिकुलर, वो आपको हटा देंगे, भाई नहीं, वो तुम्हारा जीवन ही है। तो एक तो मेरा ये पॉइंट था कि स्कूल एक बड़ी फिक्स्ड विधा से पढ़ाए जाते हैं, और दूसरा ये है कि स्कूल जो कर भी रहे हैं उसमें भी वो बहुत तेज नहीं है। स्कूल जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं, उसके लिए मुझे कोचिंग ही जाना पड़ रहा है बाद में। कौन सा बच्चा है जिसने स्कूल में रह के IIT क्रैक कर लिया? केवल स्कूल में रह के कौन से बच्चे हैं? होंगे, एक आध बिरले होंगे, लेकिन कौन सा बच्चा है जिसने नीट क्रैक कर लिया या क्लैट क्रैक कर लिया? तो मुझे जाना, तो मुझे कोचिंग है, तो मैं कोचिंग ही चले जाऊँ। अगर मुझे पढ़ाई कोचिंग में करनी है तो स्कूलों में हाई क्वालिटी एजुकेशन हो रही है क्या? बिल्कुल कटिंग एज हाई क्वालिटी एजुकेशन हो रही है क्या? शायद नहीं। और बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है वो। और एक ही तरह का, मेरा मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं अब आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगला क्लास इंग्लिश का। बड़ी रेजिमेंटेड एक तरीका है। तो वो इंक्वायरी नहीं, वो इंक्वायरिंग माइंड, मुझे लगता है कि बच्चे का माइंड इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। और आजकल का तो वैसे भी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगर आपको इंक्वायरी करनी आ जाए कि इसको मैं कैसे खोजूंगा, कैसे ढूंढूंगा, व्हाट आर द 5 सोर्सेज फ्रॉम वेयर आई कैन गेट इट, राइट। तो एक इंक्वायरिंग माइंड बनाने के लिए, एक ओपन माइंड बनाने के लिए, डिबेटिंग माइंड बनाने के लिए मुझे लगा कि घर पे रह के, और घर पे ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा मिसनोमर है होम स्कूलिंग, ऐसा नहीं कि वो स्कूल नहीं जाते हैं तो घर पे रहते हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। मेरा बालक मेरे साथ कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, कई लोगों से मिल चुका है, वो भारत के 15-20 स्टेट में मेरे साथ रह चुका है। बेटी छोटी है तो वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, वो भी बड़ी होगी तो ट्रैवल करेगी। अभी मैं यूके में था तो मैंने किस तरह से पैसे जुगाड़ के उसको भी बुलाया, और मेरा परिवार भी मेरे साथ रहा, 10 दिन उन्होंने यूके देखा क्या है। तो जो ज्योग्राफी बच्चे किताब में पढ़ते हैं हम वहाँ पर लेके चले जाते हैं, जो हिस्ट्री वो किताब में पढ़ते हैं हम लेके चले जाते हैं, जो वो सोशल साइंस किताब में पढ़ते हैं वो लेके चले जाते हैं। मैं नॉर्थ से हूँ, मेरी बाइट साउथ में, तो हमारा नॉर्थ साउथ ऐसे ही हो जाता है। तो वो कल्चरली बहुत सेंसिटिव बालक है, उसको पता है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो मेरे ख्याल से नेचुरली पढ़ना मुझे लगता है ज्यादा आनंद का। थोड़ी कठिन चीज है, लेकिन हम लोगों को आनंद आ रहा है। वी एज अ फैमिली वी आर ग्रोइंग। जब स्कूल जाते हैं तो केवल बच्चे ग्रो करते हैं, यहाँ पे हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वी आर ग्रोइंग एज अ फैमिली। तो होम स्कूलिंग में मतलब आप क्या खुद जो जिस एज के वो हैं अभी उस साल की या उस क्लास की बुक्स लेकर आप खुद पढ़ाते हैं पेरेंट्स? देखिए होम स्कूलिंग कई तरह से होती है। मैं एक तो है कि आप पूरा करिकुलम एक अडॉप्ट कर लें, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, और उसको घर में पढ़ाते रहे, या किसी सब्जेक्ट को ट्यूटर से पढ़वा दें, है ना। एक वो तरीका है। एक है कि थोड़े सब्जेक्ट पढ़ा लें, थोड़ा कुछ और करा लें। एक कुछ होम स्कूलिंग ऐसे कुछ नहीं कराते हैं, वो कहते हैं बच्चा अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। हर तरह के होम स्कूलर्स हैं, मैं बहुत सारे होम स्कूल को जानता हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ। तो इंडिया में भी एक होम स्कूलिंग कम्युनिटी छोटी है लेकिन है कम्युनिटी। यूएस में बहुत बड़ी चीज है, में 5-6% बच्चे होम स्कूल है। तो हम लोग बीच वाले हैं, सेमाई स्ट्रक्चर्ड, राइट। तो कुछ हम सब्जेक्ट जैसे जो मैथ्स है, लैंग्वेज है, फॉर्मली वो पढ़ाते हैं, और बाकी वो बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे वो कर्नाटिक म्यूजिक सीख रहा है फॉर्मली पिछले 2.5-3 साल से, वो कर्नाटिक वायलिन सीख रहा है पिछले 2.5-3 साल से, वो संस्कृत की क्लास करता है, वो वैदिक मैथ्स की क्लास करता है, वो फॉर्मल स्पोर्ट्स करता है, बैडमिंटन। तो बहुत सारी चीजें फॉर्मली करता है, बहुत सारी चीजें इनफॉर्मली करता है। और आउटकम ये है कि 10 साल में ही इज अ वेरी गुड रीडर। वो 50-60-100 किताबें पढ़ गया होगा इंग्लिश की। हिंदी की किताबें अब वो अडॉप्ट कर रहा है, हिंदी पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो तो हो सकता है आपके DNA के उससे भी आती हो, क्योंकि आप खुद भी एक लेखक हैं, और मतलब देखिए मैं तो बड़ा लेट लेखक बना हूं पिछले 6-7 साल में, बट आपके अंदर वो रहा तो होगा ना जज्बा हमेशा। लेकिन वो फर्क पड़ता है, नहीं वो कल्चर से फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग सब पढ़ते हैं। मेरी वाइफ भी एविड रीडर है, वो मेरी 5 साल की बच्ची भी जो पढ़ भी नहीं पाती, वो भी किताब लेके बहुत देर तक अपनी किताबें जो पिक्चर बुक्स हैं वो देखती रहती है। वो घर में माहौल पड़ता है। लेकिन वही अगर शायद मैं स्कूल भेज देता उसको, तो वो तो फिर वो स्कूल की किताबें पढ़ रहा होता। अब उसे काफी सेंस है कि कौन सी किताब किसने पब्लिश करी है, क्यों लिखी गई है वो किताब, उस पर पिक्चर बनी है क्या, उस पर एनिमेशन बना है क्या, उस पर गेम बना है क्या। तो आई थिंक ही इज फार मोर इंक्वायरिंग माइंड वर्सेस I see his colleagues. बट कहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन मेरे खुद के, जब आपने मुझे बताया तो ये क्वेश्चन जो है ना मेरे को खुद अब दिमाग में आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि जैसे मतलब अगर घर में बच्चा रहता है, आई एम श्योर आप एक अलग कैटेगरी में अपने आप को रखते हो, क्योंकि आप अपने साथ अपने बेटे को ले जाते हो कहीं भी, जैसे आप बोल रहे हो आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो भी आप जा रहे हो। बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये नहीं करते और फिर भी होम स्कूलिंग करते हैं, तो क्या बच्चा इतना फिर भी एंटरप्राइजिंग होता है जिसमें मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाए, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में रह ही नहीं रहा, वो सिर्फ घर पे है। हाँ नहीं, ये मैंने बार-बार कहा, थोड़ा मिसनोमर है होम स्कूलिंग, थोड़ा मिसनोमर है होम स्कूलिंग का मतलब। आई थिंक नो स्कूलिंग इज अ बेटर वर्ड।
कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो घर पे बैठा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है तो वो ट्रैवल बहुत सारा कर रहा है ना। और हम लोग एज अ फैमिली ट्रैवल बहुत करते हैं। मैंने आपने ठीक कहा कि अगर कोई होम स्कूलर ऐसा है जो बच्चे को घर में बिठा दे रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा गड़बड़ है ना। तो हम लोग तो वॉक्स, हर सैटरडे संडे वॉक्स में निकल जाते हैं, जितनी भी जंगल वॉक्स होती हैं दिल्ली के आसपास, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहुत सारी सेंचुरीज हैं, उसमें चले जाते हैं। तो वो बायोलॉजी, पत्ते, चिड़िया, जानवर, उसको आप कोई चिड़िया दिखाओ वो पैरेट नहीं बोलता है, वो पैरेट का कोई क्लासिकल नाम बोलता है कि ये तो पैराकीट है, या तो ये वो मकाऊ है। वो कौवा भी नहीं बोलता है, वो कौवा का बताता है, इज अ रेड टर्टल, कुछ कुछ नाम बताता है। तो ही नोज द वैराइटीज ऑफ बर्ड्स, स्पीशीज, जस्ट बाय डूइंग WWF वर्कशॉप फ्रॉम लास्ट 6 years। वो हर बार लास्ट 4 years हर बार एक 15-20 दिन की वर्कशॉप जाता है, और वो 20 दिन की वर्कशॉप पूरे साल की बायोलॉजी कवर कर देती है, पूरे साल की जूलॉजी कवर कर देती है। तो उसको आपको उन स्पेसेस में ले जाना भी पड़ेगा, उन इंपॉर्टेंट स्पेसेस में ले जाना पड़ेगा, एक्सपोजर देना पड़ेगा, जो अदरवाइज स्कूल करिकुलम में बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल में तो फिट है, रेजिमेंटेड है, क्योंकि स्कूल जब आप भेजते हैं तो आपकी खुद की छुट्टी बच्चों की छुट्टी पर निर्भर हो जाती है, पूरा परिवार ही बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से चलता है। तो हमारे यहाँ तो बच्चे शादी होती है तो शादी में भी जाते हैं, कोई वर्कशॉप होती है तो वर्कशॉप में भी जाते हैं, बर्थडे उसमें जाते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं आसानी से, कह दीजिए आज क्लास नहीं करेंगे, परसों क्लास नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें कंट्रोल आपके ऊपर होता है, उसमें आप आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई ये 5 टीचर हैं, 5 चीजें पढ़ाएंगे, वो अच्छे होंगे तो आई डोंट नो दैट, बुरे होंगे तो आई डोंट नो। आपका कंट्रोल नहीं ना, आप नहीं डिसाइड करते स्कूल में टीचर कौन हायर कर रहा है, आप तो बस स्कूल डिसाइड कर लेते हैं, भाई इसमें फीस अच्छी है, महंगी फीस है, अच्छा स्कूल होगा। हाँ, लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट। चलिए, इसके लिए मैं जो आपने अपना चैनल बताया उसको फॉलो करके डेफिनेटली गो थ्रू दैट। व्हाइल वी वर डिस्कसिंग ऑन द फिटनेस बिट, आई फॉरगॉट टू आस्क, आपने एक बुक और भी जी, इंडियाज़ फुटबॉल ड्रीम, वो किताब होगी यहाँ पे, उसकी इंस्पिरेशन और उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये किताब है, आपने एक मैच भी ऑर्गेनाइज किया था 2017 में, 2016 में, हाँ जी 16 में। तो इंडियाज़ फुटबॉल ड्रीम, ये इसमें मैंने और साथ में निखिल शर्मा ने लिखी है, बल्कि निखिल शर्मा का नाम ऊपर होना चाहिए था क्योंकि वो स्पोर्ट्स की फील्ड के व्यक्ति हैं। अच्छा। वो अपनी स्पोर्ट कंसल्टिंग कंपनी, स्पोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाते हैं, जिलेट के नाम से। और उन्होंने इस किताब को ज्यादा लिखा है। इसमें अगर 10 चैप्टर हैं तो मेरा आइडिया में, चैप्टराइजेशन में क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, 3-4 चैप्टर में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन राइटिंग जो मेजर चैप्टर उन्होंने करी है, सेज ने पब्लिश करी है किताब ये। और सुनील छेत्री जो हमारे कैप्टन है इस समय, उन्होंने इसके लिए फॉरवर्ड दिया है। तो जब मैंने वो 2016 में वो मैच करवाया था भारत में, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ। उसके रनअप में नरेंद्र मोदी जी ने एक मन की बात में कहा था कि हमें सब फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहिए। तो वो मैंने सुनी और मुझे प्रेरणा आई, तो मैंने कहा पार्लियामेंटेरियंस और बॉलीवुड के एक्टर्स का एक मैच करवाना चाहिए। और हमने करवाया भी, बहुत बड़ा मैच हुआ, बहुत बड़ी कवरेज हुई, उसमें बाबा रामदेव भी आए एज अ स्टार, उन्होंने भी जूते वूते पहन के खेला। और उसमें बाबुल सुप्रियो थे, उसमें मनोज तिवारी थे, उसमें संजीव बालियान थे, और हर पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लोग थे, उसमें लोकदल से लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। और यहाँ पे बड़े हीरो थे, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, बड़े हीरो थे, बड़ा फेमस मैच हुआ था। तो हमने, हमारी टीम ने मिलकर कराया था। तो तब मुझे प्रेरणा मिली कि भारत में फुटबॉल की हिस्ट्री रही है ना, उसको मैंने इसमें अंकित करा। और निखिल का ज्यादा इसमें योगदान है इस किताब में। शांतनु जी, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स? I think message based on my book I want to give कि इंडिया सर्ज हो रहा है, इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में उसको तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। जब मैं विदेश जाता हूँ, जब मैं UK, USA किसी भी देश में जाता हूँ, तो भारत का एक अलग बोलबाला है, भारतीय संस्कृति की बातें हो रही हैं, आयुर्वेद, योगा की बातें हो रही हैं। तो एक तरह से हम अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको रिक्लेम कर रहे हैं। तो मैं हर भारतीय को कहूंगा कि भारत के बारे में जाने। हमें एक लेंस से, एक लेफ्टिस्ट लेंस से, एक वेस्टर्न लेंस से भारत को सिखाया गया, जिसमें हमें हीन भावना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भावना, भारत तो एक लूटा पिटा गरीब सा देश है, ऐसी बात नहीं है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे नहीं होता था, भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में रूल करता था। वो कैसे करता था? तो भारत के बारे में जानिए, अपनी गौरवशाली परंपरा, उसके बारे में जानिए, उसको स्थापित करिए, अपने प्रतीकों को, अपनी सभ्यता को जानिए, उसको जस्ट वेयर इट ऑन योर स्लीव, राइट? वैसे चलिए। मेरी किताबें हैं जो आजकल, पिछले ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जो भारत के बारे में लिख रहे हैं। संजीव सान्याल जी को पढ़िए, आनंद रंगनाथन जी को पढ़िए, रश्मि सावंत को पढ़िए, ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, उन सबको पढ़िए। साई दीपक को पढ़िए। तो किताबें पढ़िए, अपने आप को ट्रेन करिए और भारत के बारे में जानिए। थैंक यू सो मच शांतनु जी, हमारे साथ आज आने के लिए हमारे शो में। आपसे मिलकर बहुत, मतलब एक इट वाज एनकरेजिंग सेशन फॉर मी। और आई थिंक मुझे लग रहा था कि अपने सर्कल में मैं ही काफ़ी एक्साइटेड हूँ राम मंदिर को लेकर, बट आज आपको देखकर आप तो एक नेक्स्ट
लेवल पर हैं। जी जी, नहीं बहुत बहुत बड़ी चीज है आई वो। थिंक एज इंडियंस वी शुड टेक दैट प्राइड के राम मंदिर जो है वो वापस आ रहा है। सो विश ऑल द इंडियंस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल शांतनु जी फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम। थैंक यू। मयंक, आप जो NS टॉक शो के थ्रू अलग अलग स्पीकर्स को, अलग अलग किताबों को, अलग अलग मुद्दों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि पिछले 7-8 साल में, 10 साल में सोशल मीडिया के माध्यम से जो डेमोक्रेटाइज हुआ है इन्फॉर्मेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, ये 5 चैनल और ये 5 पेपर जो कहेंगे वही सत्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब मयंक भी अपनी बात कहते हैं और लाखों हजारों लोगों तक पहुंचती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो ईमानदारी है, ईमानदारी से कहानी कहने की विधा, इसको बरकरार रखिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर चैनल्स।